सीएससी आईडी कैसे प्राप्त करें तथा सीएससी आईडी के संचालन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या दिशा निर्देश हैं, क्या गाइडलाइन है, इन सभी चीज़ों को लेकर के हमारे बीच नाज़नी बेगम मैडम हैं, जो आपको बताएंगी कि कैसे आवेदन किया जाता है। ये सारी चीज़ों को लेके बड़े ध्यान से आप लोग सुने समझें और बीच बीच में हम आप लोगों के सवाल भी लेते रहेंगे। आप लोग कृपया अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। जी नमस्कार, मैं सीएससी उत्तर प्रदेश से नाज़नी आप सभी का आज की मुलाकात के इस सेशन में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम सीएससी आईडी को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सीएससी अप्लाई करने के लिए हमारे पास टीसी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। टीसी, एसएचजी, आरडीडी, जो भी आपका कोड, जो भी जैसे भी आपकी सीएससी आईडी हो सकती है, जो उस भी वर्टिकल में बन सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सीएससी आईडी को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे नॉर्मल वेलीज टीसी के थ्रू ही सीएससी आईडी को अप्लाई करते हैं। तो सीएससी आईडी को अप्लाई करने के लिए हम गूगल पे लिखेंगे register.csc.gov.in, तो हमें इस टाइप की साइट ओपन होके आएगी। यहाँ पर हम अप्लाई पर जाएंगे। अप्लाई पे जाने के बाद यहाँ पर हम टीसी सर्टिफिकेट, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक, अपडेट यूआईडी टोकन, टीसी सर्टिफिकेट, तो हम यहाँ पे टीसी सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। हमें टीसी रजिस्ट्रेशन के लिए इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन विथ लॉगिन विथ अस पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विद अस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके हमें ये टीसी का फॉर्म शो होगा। टीसी का फॉर्म नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर्स मदर्स स्पाउस नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, ये सारी डिटेल फिल करनी होगी। आप इसमें डिटेल ऐसे मेंशन करें जैसा आपका एज इट इज आधार में लिखा हो, सेम टाइप से डिटेल अपडेट करें। जैसा आपके नाम आधार पे लिखा हो वैसा नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, जो भी डिटेल आपकी आधार में हो सेम एज इट इज आप इसमें भी फिल करेंगे। यहाँ पर डिटेल फिल करने के बाद आपको पेमेंट के लिए आएगा। आपका 1480 रुपये इसमें पेमेंट कटता है और आपका टीसी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और टीसी नंबर मिल जाएगा। जो टीसी नंबर आपको मिलेगा उसी के थ्रू ही आप नया सीएससी के लिए आवेदन करेंगे। नए सीएससी के लिए आवेदन करने के लिए आप दोबारा से अप्लाई पर जाएंगे और यहाँ पर आप अपना टीसी नंबर डालेंगे। सीएससी वेली सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टीसी नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर पे ओटीपी का वेरिफिकेशन आएगा और ईमेल आईडी वेरीफाई होगी। आप वो ओटीपी डाल के, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका आधार या फिर वीआईडी नंबर डालना होगा, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट, लोकेशन और ऑथेंटिकेशन टाइप आपका क्या है, ओटीपी ही होगा। ओटीपी पे क्लिक करेंगे। मोबाइल यहाँ पर आप ओटीपी डालें, कैप्चा डालेंगे और हेयर वाइट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार से वैलिडेट होने के लिए आगे पेज पर जाएगा। यहाँ पर आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टीसी आपका ऑलरेडी वेरीफाइड आएगा। डिटेल आप भरेंगे एज इट इज आधार के हिसाब से भरेंगे, जैसा भी आपके आधार में नाम, जो भी डिटेल आपके आधार में लिखी है सेम यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप डिटेल गलत लिखेंगे तो मैनिपुलेटेड डेटा या फिर इनवैलिड टीसी, इस तरीके का एरर आ सकता है। तो आप जैसा आधार में लिखा हो वैसे ही डिटेल यहाँ पर डालें तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा और फॉर्म आगे सबमिट के लिए आगे हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी लोकेशन डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्सर करके आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जैसे ही आपका शो करता है पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करें। पॉइंट ऑन मैप पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का मैप दिखने लगेगा और इस मैप के ये जो पॉइंट है इसको आप
इधर उधर मूव करके ले जाएंगे। जब ये आपको आपकी लोकेशन दिखाने लगेगा तो उस पर आप क्लिक कर देंगे और ये आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पैन वेरीफाई करेंगे, पैन नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे। 100% आना चाहिए। 100% का मीन्स ये है कि जैसी डिटेल आपके आधार में है सेम एज इट इज आपके पैन में है, तो आपका 100% वेरीफाई हो जाएगा। आप जो भी बैंक लगा रहे हैं उसकी डिटेल फिल करेंगे, सेविंग है, करंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर एफएससी कोड, अकाउंट नंबर, कैंसिल चेक, क्या पासबुक, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप आधार केवाईसी में, यहाँ पर केवाईसी में आप आधार लगा सकते हैं या जो भी आपका है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको शो करेंगे, आप वो लगा सकते हैं। आप जब भी पीओआई पीओए डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आधार केवाईसी का जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, उसमें आपका स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आधार पर आपके लिखा है अमित कुमार और आपने सीएससी अमित के नाम से अपडेट लगा दी है, तो फिर वो नेम मिसमैच में रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो भी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दे रहे हैं वो दोनों साइड का होना चाहिए, यानी आपका नाम, एड्रेस दोनों शो हो रहा हो। कार्ड, आप लोग कार्ड का जो लगाते हैं, जैसे कार्ड आपने लगाया आधार का, तो उसमें आपका बोथ साइड नहीं होता है। आपने बस कार्ड लगा दिया, उसमें आपका नाम दिख रहा है, आप 10 बार उसको लगाओगे, वो 10 बार रिजेक्ट होगा। वो जब तक अप्रूव नहीं होगा, जब तक आप कार्ड डाउनलोड करके वो जो दोनों क्वेश्चन दिखाता है जिसमें नाम और एड्रेस आपका दोनों शो होता है, जब तक वो नहीं लगाएंगे तब तक अप्रूव नहीं होगा। आप आधार को अगर डाउनलोड करके लगा रहे हैं तो उसका वन साइड का ही जो आप डाउनलोड करते हैं, तो वो 2 पेज का डाउनलोड होता है। एक तरफ इंस्ट्रक्शन होते हैं और एक तरफ आपका आधार की आपकी डिटेल होती है। आप पूरा पेज स्कैन करके, आप पूरा पेज डाउनलोड करके लगा देते हैं, उसकी इमेज इतनी छोटी करते हैं कि वो दिखना बंद हो जाता है। तो आप सिर्फ उतना ही लगाएं, या नीचे का कार्ड लगाएं या फिर वन साइड का ही आधार लगा दें, वो इनफ है। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाइए, फोटोकॉपी मत लगाइए। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं पीओआई पीओए में, वो विजिबल होना चाहिए। इसी तरह बैंकिंग डॉक्यूमेंट में आप जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आपका जैसा नाम आपके आधार पे, जैसा नाम आपके सीएससी में लिखा है, वैसा ही नाम आपके बैंक के पासबुक या कैंसिल चेक में लिखा होना चाहिए। अगर जरा भी डिफरेंट होगा, स्पेस का भी मिसमैच होगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट लगाएंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको अपना इंडिविजुअल अकाउंट ही लगाना है, कोई फर्म का ज्वाइंट अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। कैंसिल चेक या पासबुक आप दोनों चीजें लगा सकते हैं। आप जो भी डॉक्यूमेंट पासबुक या कैंसिल चेक लगा रहे हैं उसमें नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बैंक के द्वारा लिखा होना चाहिए। अगर आप हैंड राइटिंग में उसको लिख के देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कुछ पासबुक आपकी हैंड राइटिंग में होती है, लेकिन वो ऑल ओवर फुल पासबुक आपकी हैंड राइटिंग में ही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज आपका पासबुक से प्रिंट हो और कोई चीज आपकी हैंड राइटिंग में हो, तो ये चीज नहीं होता है। आपका अगर पासबुक हैंड राइटिंग में हो तो वो फुल पासबुक आपकी हैंड राइटिंग में होगी, और अगर आपकी पासबुक प्रिंटेड है तो फुल पासबुक आपकी प्रिंटेड ही होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। हैंड राइटिंग में आपका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड अगर लिखा है तो वो अप्रूव नहीं होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो विजिबल होना चाहिए, ब्लर डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। अक्सर करके आप लोग इस तरीके का डॉक्यूमेंट लगा देते हैं कैंसिल चेक में। ऊपर की इमेज को आप देखिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, आईएफएससी कोड कहीं नहीं है, नाम भी कहीं पर नहीं है। अब ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कैंसिल चेक है किसका। नीचे दिया हुआ चेक आप देखिए, इसमें आपका अकाउंट होल्डर नेम भी बिल्कुल क्लियर यहाँ पर था, यहाँ पर आपका एफएससी कोड भी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी क्लियर है। अगर ऐसा चेक होता है तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सी ब्रांच है, क्या अकाउंट नंबर है और किसके नाम का चेक है, तो ये अप्रूव हो सकता है। ऊपर का दिया हुआ आपका कैंसिल चेक अप्रूव करने के लायक नहीं है। इसके अलावा पासबुक आप लगाते हो, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लीजिए आपकी पासबुक है, उसमें आप पूरा पेज लगा देते हो जहाँ पे आपका फोटो होता है, आपका अकाउंट नंबर, सारी चीजें होती है, लेकिन वो पूरी पासबुक की इमेज जो है वो क्लियर नहीं आ रही होती है। अगर आप उसी पासबुक को इस तरह, जैसे कि नीचे का फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में लगाएंगे तो ये इजिली पढ़ के मैच किया जा सकता है और एक्सेप्ट किया जा सकता है।
तो नीचे दी हुई पासबुक को पे ध्यान दें, इस तरीके की डिटेल को आप लगाएंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो पाएगा। जब आप CSC अप्लाई कर देते हैं, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, तो आपको उस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है ये चेक करने के लिए ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर वो एक्सेप्ट है तो आपकी CSC ID आपको मिल जाएगी, अगर रिजेक्ट है तो उसका रीजन लिखा होगा कि ये क्यों रिजेक्ट है। आपकी CSC ID आपने सबमिट कर दिया है एप्लीकेशन, तो उसके लिए सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करने के लिए आपका अगर कांटेक्ट नंबर आपने जो CSC में लगाया है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको उस पर कॉल करेंगे। आप उनका कॉल पिक करके उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ का वेरिफिकेशन के लिए अपने सेंटर पे बुला सकते हैं, ताकि आपका वो सेंटर वेरीफाई कर। बिना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सेंटर वेरीफाई किए आपकी CSC ID अप्रूव नहीं होगी। आपके सेंटर, आपने जो भी CSC सेंटर के लिए अपनी लोकेशन चुनी है वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए और रेट लिस्ट लगा के रखेंगे, तो वो आपका सेंटर फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा आपका QC जो रिजेक्ट होता है उसके कुछ रीज़न होते हैं। रीज़न ये होता है, बैंकिंग में आपका रिजेक्शन का रीज़न होता है या तो आपने जो कैंसिल चेक पासबुक लगाई है वो रीडेबल नहीं है, या उसमें आपने IFSC कोड जो लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी पासबुक पुरानी हो और आपने जो आपका बैंक का नया IFSC कोड हो, आपने वो IFSC कोड लगाया हुआ हो, तो वो मिसमैच, IFSC कोड मिसमैच की वजह से रिजेक्ट हो सकता है। या आपने जो कैंसिल चेक या पासबुक लगाया उसमें आपका नाम ना मेंशन हो, या नाम कुछ और लिखा हो, या नाम में स्पेस हो, कुछ मिसमैच होगा तभी रिजेक्ट होता है। अगर बैंकिंग के रीजन से रिजेक्ट होगा तो लिखा रहेगा कि आपका एप्लीकेशन बैंकिंग के डॉक्यूमेंट के रीजन से रिजेक्ट हुआ है। अगर KYC की वजह से रिजेक्ट हो रहा है तो POI डॉक्यूमेंट नॉट विजिबल या नॉट वैलिड, इस टाइप से आपको रिजेक्शन का रीजन मिलेगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आपका मैंडेटरी है। अगर आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट करते समय पॉइंट ऑफ मैप या आपकी लोकेशन को नहीं सेलेक्ट किया है तो मे बी आपका वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो सबमिट हुआ हो वो किसी अदर स्टेट का सबमिट हो गया हो, अदर डिस्ट्रिक्ट का सबमिट हो गया, तो वो अप्रूव नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। पैन आपने लगाया, हो सकता है आपने कोई पुराना पैन अपना लगा, या आपके पैन में आपने आधार में अपनी डिटेल अपडेट करवाई हो और आपके पैन में अभी कोई डिटेल आपने अपडेट नहीं कराई है और वो आपका मैच ना कर रहा हो आपके आधार से, 75 से नीचे % पे वो आपका अप्रूव वेरीफाई हो रहा हो, इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्शन का रीजन है कि आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपका सेंटर वेरीफाई नहीं किया है या वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, इस रीजन से भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, जिसमें लिखा रहता है कि आपका सेंटर वेरीफाई नहीं है। इस टाइप का आपको मैसेज मिलता है जब आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं। इसके बाद आपकी CSC ID, मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से वेरिफिकेशन करवा लिया और आपकी CSC ID मिल गई, आपको पासवर्ड नहीं मिल पाया है। कभी कभी मेल पर पासवर्ड चला जाता है, कभी कभी आपकी मेल पे भी स्पैम में मेल चली जाती है तो आपको पासवर्ड नहीं मिल पाता है। ऐसी कंडीशन में परेशान होने से बेहतर है कि आप खुद उसका पासवर्ड सेट कर लें। खुद पासवर्ड सेट करने के लिए आपको करना होगा, आप माई अकाउंट पे जाएंगे, माई अकाउंट पर आप अपना CSC ID डालेंगे, फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाएंगे, कैप्चर डालेंगे, आई हियरबाय पे क्लिक करेंगे। आपको इस तरीके का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इस प्रोफाइल में जाके आपको KYC अपडेट पे जाएंगे या अकाउंट सेटिंग पर जाएंगे तो वहां पर आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। डिजीमेल अब हमारे सिस्टम में नहीं है, इसलिए डिजीमेल का कोई पासवर्ड चेंज नहीं होगा, ना डिजीमेल ID आपको मिलेगी। आप कनेक्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ओल्ड पासवर्ड ना करके आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड या मोबाइल OTP के थ्रू न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आप अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे,
तो आपका वो पासवर्ड सेट हो जाएगा। इसके बाद आप आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके लॉगिन कर सकते हैं। ये आपके CSC ID के संबंध में संपूर्ण जानकारी है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी बताई मैडम। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब लेकर के आऊँगा कि एक्चुअल में CSC ID आपको मिल गई, उसके बाद अब आप क्या करने वाले हैं। ऐसी कंडीशन में आप सभी लोगों से एक स्टैंडर्ड है CSC का, चूंकि सरकार के निर्देश के क्रम में CSC ID संचालन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, एक आपके पास स्पेसिफिक सेंटर होना चाहिए। वो किसी पर्टिकुलर दुकान की शक्ल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फील्ड में जाने के बाद अभी पीछे के दिनों में एक सेंटर विजिट किया तो वहां देखा कि वो टेलर की शॉप है, उसमें उन्होंने एक सेंटर डाल रखा है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह। मैं मना नहीं करता, लेकिन आपका एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए कि आपका एक सुंदर सा सेंटर हो, आप वहां पे एक ऑफिस के रूप में इसको लेके चलें। सरकार का एक फ्रंट एंड विंडो है सरकारी सेवाओं का, गैर सरकारी सेवाओं का, तो उस आधार पर अपने सेंटर को एक खूबसूरत शक्ल दें, ऑफिस के नुमा उसको बनाएं, जिसमें आपके पास आने वाले जो भी सिटीजन नागरिक हों उनको एक बेहतर फीलिंग हो कि वो एक किसी ऑफिस में जा रहे हैं। साथ ही वहां पे जाने के बाद उनको वहां की हाइजीन, वहां की साफ सफाई, वहां पीने का पानी, वहां पे उपलब्ध सूचनाएं, सेवा सूची और सूची सेवा शुल्क, किस चीज के लिए आप क्या शुल्क लेते हैं, स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से उस सेंटर पे विजिबल तरीके से लगा होना चाहिए। साथ ही साथ CSC का जो कॉमन ब्रांडिंग है, जो मानक है, सरकार ने जो निर्धारित किया है कॉमन ब्रांडिंग का, एक बाकायदे सुंदर सा खूबसूरत सा बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि अभी फ्लैक्स का समय है, फ्लैक्स लोग प्रिंट करा के लगाते हैं और पता चल रहा है कि 6 साल पुराना फ्लैक्स आज भी लगा हुआ है, आधा उचड़ा हुआ है, आधा रंग उड़ गए हैं। तो ये मायने नहीं रखता, समय समय पे इसको परिवर्तित करें, क्योंकि ये आपका अपना प्रतिष्ठान है, अपना बिजनेस विंडो है, इसको आप जितना खूबसूरत रखेंगे वो बेहतर होगा। साथ ही आप लोगों को बताना चाहेंगे कि CSC में प्रतिदिन आए दिन नई नई सेवाएं जोड़ी जाती हैं, नई नई योजनाएं परियोजनाएं आती रहती हैं। तो इसके आधार पर, चूंकि वो सारे BLE इसके लिए संभव भी नहीं हो सकता है, या तो सबको जाता है लेकिन सबके लिए संभव नहीं हो पाता। ऐसे में आप लोगों को CSC द्वारा जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो भी जानकारी दी जाती है, आप लोगों को प्रॉपर उसकी जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी लेने के आधार पर यह होता है कि आप एक बेहतर ज्ञान के साथ उस सर्विस का बेहतर डिलीवरी दे सकते हैं सिटीजन को, जिसमें कोई शिकायत ना आने पर। अभी बात करें कि प्रत्येक CSC सेंटर को पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से कराया जाना आवश्यक है, और CSC का प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत में जो भी BLE बैठा हुआ है, उस BLE को अलग अलग सर्विसेज दे करके उसे इतना एम्पावर किया जाए कि वो गांव में ही रह के अपने रोजगार को चला सके। जैसे कि बैंकिंग की सर्विसेज है, अभी UCL भी हम लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके UCL की संख्या बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ। उसके अलावा E-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज है, अभी हम लोगों ने E-श्रम की पंजीकरण का काम किया, जिसमें बहुत सारा आप लोगों के माध्यम से पंजीकरण हुआ है, या यूँ कहें कि हिंदुस्तान में जो भी पंजीकरण हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी नंबर पंजीकरण आप लोगों के माध्यम से किया गया है। तो आप लोग बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर करने के संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें, और साथ में जिला प्रबंधक उनके संपर्क में रहें, उनकी जो उनके द्वारा बनाया गया जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सूचनाएं देते रहें, हम लोग के माध्यम से भी सूचनाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ इस आज के मुलाकात प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी नित नए आप लोगों को एक नई सेवा की जानकारी दी जाती है। रही सवाल, कुछ शिकायतें अगर आती हैं तो उसका निदान हम लोग करने का भरसक और पूरा प्रयास करते हैं, सूचनाएं सही ढंग से आप दें। आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही आप लोगों को टिकट जनरेट करने का, अर्थात उस सेवा के संबंध में शिकायत करने की एक बाकायदे टैब बना हुआ है, वहां पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन करने पर कभी फेल ट्रांजेक्शन हो जाता है तो तत्काल आप बिल्कुल परेशान न हो, 24 घंटे आपको इंतजार कर लेना चाहिए। 24 घंटे के बाद आप टिकट जनरेट कर लें और संबंधित जिला प्रबंधक को भी सूचित करें, जिससे कि उसकी फॉलोअप लेकर के, बहुत सी सेवाओं में तो बहुत से ट्रांजेक्शन फेल होते हैं जिसमें 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिक पैसे आप लोगों के वॉलेट में रिफंड कर दिए जाते हैं। बहुतों के मामले में ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए एक आध दो दिन आपको वेट करना पड़े, क्योंकि हमारे वेंडर तक वो पैसे चले जाते हैं। वेंडर नहीं है, जो पार्टनर संस्था है, तो उन तक से लेकर के चीजें वापस आना और देना, ऐसी कंडीशन में ये चीजें आती है। या स्लिप जनरेट नहीं होता तो आपको स्लिप मिल जाती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है,
और हम लोगों को CSC को बहुत आगे लेके जाना है। उद्देश्य इसका यही है, आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों को सामाजिक जो भी उत्थान के काम हैं वो आपके ही माध्यम से कराया जाए। भारत सरकार ने अभी अभी CSC के साथ एक अनुबंध किया है कल्चरल मैपिंग का, जिसमें मेरा गांव मेरी धरोहर, इसमें आप ही BLE लोगों के माध्यम से कल्चरल सर्वे कराया जाना है, जिसका एक दिन बीच में आए दिन 1-2 प्रोग्राम हमने किया है आप लोगों को इसी फेसबुक के माध्यम से। अब जिले स्तर पर भी जिला प्रबंधकों के द्वारा जैसे कि आर्थिक गणना में ट्रेनिंग दी गई थी, उसी तरह से आप लोगों की इसमें भी ट्रेनिंग दी जाएगी और आप लोगों को जागरूक और जानकार बनाया जाएगा। आप लोगों के रोजगार की एक लाइन और खुल चुकी है, उसमें आप लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। अभी बात कर लें CSC के माध्यम से एजुकेशन की भी सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रत्येक BLE को आगे आगामी हर योजना, जो भी योजना आएगी, तो योजना का स्पेसिफिक आवंटन करने के लिए भी प्राविधान है। प्राविधान ये है कि जो BLE DGP में काम कर रहा है, जो BLE बिजली बिल कलेक्शन कर रहा है, जो BLE आपका विभिन्न सेवाओं में लगभग ट्रांजेक्टिंग है, उन BLEs को प्राथमिकता के आधार पर हम लोग कोई भी अपकमिंग नई सेवा होती है उसके लिए मैपिंग करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर सर्विस हर BLE कर सके, इसलिए उनको हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप सभी BLE भाइयों से जो हमें सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग बेहतर से बेहतर हर सर्विस में अपने सिटीजन का, अपने स्थानीय नागरिकों को सेवा देने की कोशिश करें, और निश्चित ही हर सेवा में आपका जो अपना पारितोषिक है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी भाई ने कुछ क्वेश्चन डाले हो तो। इसमें एड्रेस ही किया है। अच्छा, एक BLE भाई ने यहाँ पे सवाल किया है कि सर इतना CSC ID बना देंगे तो व्यवसाय कहाँ से होगा? मुझे लगता है कि व्यवसाय तो मंडी में ही होता है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपका अपना निजी स्वभाव, निजी रसूख और निजी जो लोगों के साथ कनेक्ट है वो काम करता है। अदरवाइज ये CSC व्यवस्था इसीलिए बनाई गई है कि किसी एक की मोनोपोली ना चले। E-गवर्नेंस, नेशनल E-गवर्नेंस पॉलिसी का यही व्यवस्था है जिसमें कि लोगों को आसानी से सुविधा प्राप्त हो। ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को पीड़ित कर सके सुविधा देने में। तो उद्देश्य यही है कि नागरिकों को उनके द्वार पे ही सुविधा प्राप्त हो सके, उस आधार पे होता है। क्योंकि ये आधार बेस्ड सर्विस है, आधार के आधार पे सर्विस दी जाती है, तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बेहतर काम करें। और मैंने देखा है कि एक ही चौराहे पे 5-5 BLE, पांचों BLE बहुत अच्छा काम करता है। तो डिपेंड करता है आपकी सुविधा किस तरीके से लोगों को सुविधा देते हैं, उसके आधार पर उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। तो इन्हीं सब के साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम अब हम संवाद समाप्त करेंगे, और निकट भविष्य में अभी नई सेवा के साथ फिर कल के डेट में, कल की तिथि में एक नई सेवा, एक नए प्रेजेंटर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। जी बहुत